नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुगुदेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल जो प्रमुख करंट अफेयर्स सीरीज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन 10 प्रश्नों पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें आज के प्रश्न की, तो प्रश्न पहला जो आपके सामने है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कब मनाया जाता है। योर ऑप्शंस आर 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। तो आपको मैं बता दूं जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 3 मई। और 3 मई यानी कि आज का दिन। आपको बता दूं कि आज ही के दिन यानी कि 3 मई को पूरे वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय या विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप लोगों को मैं साथ में ये भी अवगत करवा दूं कि अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो भारत के संविधान के भीतर जो हमारा आर्टिकल 19(1) जुड़ता है, ये भी फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसको प्रमोट करता है। इसमें भी जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है, यानी कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता की यहां पर जो है बात की गई है। और भारत में अगर मैं प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अगर बात करूं तो वर्ष 2023 की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, यानी कि जो वहां पर एक सूचकांक जारी हुआ था, उसमें भारत की रैंकिंग 161st थी, यानी कि 161वें नंबर पर जो है भारत था 180 देशों में। तो मतलब ये एक सोचने वाला विषय है। 2016 तक जैसे तैसे भारत की रैंकिंग ठीक थी। 2016 में आई थिंक अराउंड 130 और 33 के अराउंड जो है भारत की रैंकिंग थी। लेकिन उसके बाद से लगातार जो है भारत की रैंकिंग जो है वो पिछड़ी है। सरकार के दबाव के चलते या प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको जो है दरकिनार करते हुए अब भारत जो है लगातार प्रेस फ्रीडम में जो है पिछड़ता चला जा रहा है। क्योंकि भाई जो हमारे प्रेस है, जो मीडिया है, वो कहीं ना कहीं जो है पक्ष में या हम लोग कह सकते हैं कि दबाव में आकर जो है कार्य कर रही है। हालांकि मैं डायरेक्टली सरकार पर कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उसको 3 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब यदि बात करें कि इस बार यानी कि वर्ष 2024 के लिए जो प्रेस फ्रीडम है उसकी थीम क्या है, यानी कि उसका विषय क्या है, तो 2024 का जो थीम है वो है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे प्लेनेट है, ये जो ग्रह है, इस ग्रह पर जो है प्रेस को इस बार क्या दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। और जो हमारे पास में पर्यावरणीय मुद्दे हैं, पर्यावरणीय जो विवाद हैं, क्राइसिस हैं, उनका जो है एक चेहरा बनकर सामने आए जर्नलिस्ट जो है या जर्नलिज्म जो है उसके द्वारा सामने आकर सभी मुद्दों को, स्पेशली पर्यावरणीय मुद्दों को सामने लाना होगा। और इसके लिए जो है वर्ष 2024 की थीम को जो है रखा गया है और प्रत्येक साल जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो 1991 में जो है यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद पहली बार 1993 में जो है ये दिन जो है मनाया गया था। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यह दिन 1991 के विंडहॉक घोषणा उस समय जो है यूनेस्को के द्वारा अपनाई गई थी। इसके जो है सिंबल या प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस का जो है विकास करना। मतलब अपने आप में फ्रीडम होनी चाहिए प्रेस की, अपने आप में जो है एक तरीके से ओवरऑल तरीके से जो है प्रेस को काम करना चाहिए। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए जो है वैश्विक स्तर पर प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 2023 में भारत 36.62 अंकों के साथ जो है 180 देशों में 161वें स्थान पर रहा था। और वहीं 2022 की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग थी इसमें वो 150वीं जो है रैंकिंग शामिल थी। दूसरा प्रश्न आता है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि की बैठक निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में जो है की गई थी। आपके पास में ऑप्शंस हैं कोची, विशाखापट्टनम, देहरादून या फिर जो है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोची। हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि वास्तव में जो अंटार्कटिक समझौता था, ये अंटार्कटिक समझौता था क्या। गाइस मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिक समझौते के तहत पहली बार ये तय किया गया था कि जो भी इसके सिग्नेटरी नेशंस होंगे, यानी कि जो भी इसके हस्ताक्षरकर्ता देश होंगे जो इस समझौते पर सिग्नेचर करेंगे, उनके द्वारा अंटार्कटिका के पास जाकर रिसर्च कार्यों को जो है अंजाम दिया जा सकता है या यहाँ पर रिसर्च जो है करवाया जा सकता है। और इसी रिसर्च के चलते जो है भारत ने भी जो है यहाँ पर कार्य शुरू किए थे। आप याद कीजिए दक्षिण गंगोत्री जो पहला हमारा क्या था, रिसर्च सेंटर वहाँ पर था। इसी प्रकार से जो है भारती जो रिसर्च सेंटर था हमने अंटार्कटिका में मौजूद रखा है। मैत्री नाम का जो हमारा
हमारा रिसर्च सेंटर है वो अंटार्कटिका में जो है मौजूद था। तो इसके लिए जो है हुई क्या थी, एक अंटार्कटिक संधि आई थी। और अगर मैं अंटार्कटिक संधि की बात करूं तो इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी वॉशिंगटन में। और वॉशिंगटन में जो है विश्व भर के 12 ऐसे देश थे जिन्होंने इस पर जो है सिग्नेचर किए थे। और अंटार्कटिक जो है वो विज्ञान में सक्रिय था, जो कि 1961 में जो है लागू हो गई थी ये संधि। संधि का उद्देश्य था अंटार्कटिक के महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में जो है बनाए रखना, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च किए जाए, वैज्ञानिक साइंटिफिक जो है रिसर्च किए जाए, अन्य कार्यों पर रोक लगा दी जाए। और ये जो है इसमें कुल मिलाकर वर्तमान समय की बात करें तो 56 अभी जो है सिग्नेटरीज पार्टीज हैं, और इंडिया इसका मेंबर बना था 1983 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ब्यूनस आयर, यानी कि अर्जेंटीना जो है इसमें इसका जो है मुख्यालय है। और साथ में अगर हम लोग बात करें, जो अंटार्कटिक ट्रीटी है, इस अंटार्कटिक ट्रीटी ने साफ ये कह दिया था कि अंटार्कटिक क्षेत्र के आसपास में जो है किसी भी प्रकार का कोई सैन्य कार्य नहीं किया जाएगा, नो मिलिट्री यूज। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाए, यानी कि वैज्ञानिक जो है खोजबीन यहां पर करवाई जाए, एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंस प्लान्स एंड डेटा। साइंस को लेकर जो है, विज्ञान को लेकर जो डेटा है, जो योजनाएं हैं, इनको जो है सिग्नेटरी नेशंस के बीच में जो है एक्सचेंज या साझा किया जाए। एनी टेरिटोरियल क्लेम्स पुट ऑन होल्ड। अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए कि इसके आसपास के जो भी प्रदेश हैं, अगर यहां से क्लेम किया जा रहा है तो अभी उस पर जो है होल्ड किया गया है, उसको जो है कोई डिस्कशन नहीं दिया गया है। ये न्यूक्लियर फ्री जोन रहेगा, किसी भी प्रकार का नाभिक यहां पर जो है अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा। ये अप्लाइज होता है टू लैंड बट नॉट द सी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है भूमि खंड जो है उस पर अप्लाई होगा, समुद्री मार्ग पर जो है ये अप्लाई नहीं होता है। एंड ऑल स्टेशंस ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द अदर नेशंस। जितने भी यहाँ पर स्टेशन है उन पर जो है कोई अन्य देश भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ऐसे कुछ नियम जो है यहाँ पर बना दिए गए थे अंटार्कटिक ट्रीटी की अगर हम लोग बात करें। और भारत जो है 1983 में अंटार्कटिक ट्रीटी जो है इसका सदस्य बना था। भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के सहयोग से 46वें अंटार्कटिक जो बैठक है, इसको जो है परामर्शदात्री बैठक के रूप में जो है कोची में जो है इसका सम्मेलन किया गया है। और कोची केरल में इसका जो है आयोजन वो 20 से लेकर जो है 30 मई 2024 तक जो है किया जाएगा। और यहाँ पर जो अंटार्कटिका में हमारे अनुसंधान कार्य रहे हैं, ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्रमोट किया जाएगा या इनको जो है यहां पर विस्तारित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने भारत का पहला संविधान पार्क विकसित करने के लिए एक सहयोग किया है। और यह पार्क जो है कहां पर बनने जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, पुणे, अहमदाबाद या फिर हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर आता है दोस्तों वो आता है पुणे, यानी कि पहली बार ऐसा देश के भीतर हो रहा है जहां पर किसी संविधान पार्क के विकास की जो है बात की जा रही है। हालांकि इससे पहले जो है जयपुर में भी एक बार जो है संविधान पार्क के निर्माण की जो है यहाँ पर बात चलाई गई थी, लेकिन अब वर्तमान जो है इसको मूर्त रूप जो दिया गया है वो पहली बार भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह जो है इन्होंने भारत में पहले संविधान पार्क की जो है घोषणा कर दी, और ये घोषणा जो है पुणे में की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने या इनके नेतृत्व में आयोजित समारोह में 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए जो है नागरिकों के द्वारा संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने के महत्व को जो है समझना अनिवार्य है। और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अपने संविधान के बारे में जो है जानकारी प्रदान करने के लिए इस पार्क का जो है यहाँ पर गठन किया जा रहा है। और इस पार्क के भीतर जो संविधान से जुड़े हुए प्रमुख पहलू हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल्स की बात करें, या हम लोग बात करें द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इन सब के बारे में जो है जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी। और यही है कि 2047 तक जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है ना, विकसित भारत होना चाहिए, यानी कि हमारा विजन क्या है, दैट इज द विकसित भारत। तो उसके जो है उद्देश्य को जो है ये पूरा करेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर पुणे में संविधान पार्क जो है इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगले प्रश्न की और आगे बात करें हम लोग, तो हाल ही में किस भारतीय रक्षा बल ने उन्नत मारक क्षमताओं के लिए रैम्पेज मिसाइल को अपनी रक्षा प्रणाली में जो है शामिल किया है? आपके ऑप्शन है नौसेना, वायुसेना, थल सेना और जो है सीआरपीएफ। गाइस इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो रैम्पेज मिसाइल को अपनी रक्षा प्रणाली में शामिल किया है, तो उसमें जो है संयुक्त प्रयास किया गया है इसमें भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा। यानी कि यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा जो है इसमें टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पर जो है नौसेना और वायुसेना जो है दोनों के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया है, इसको अपनी सेना में शामिल किया गया है।
इंडियन एयरफोर्स यानी कि हम लोग बात करें भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने उन्नत मारक क्षमताओं के लिए रैम्पेज मिसाइल को शामिल किया है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने जो रैम्पेज मिसाइल को शामिल किया है ये अपने आप में एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और इस सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इसका जो मारक क्षमता है यानी कि कितनी दूरी तक ये जो है मार कर सकती है, तो लगभग ये 250 किलोमीटर तक की जो है मारक क्षमता रखती है, इतने में जो है हिट कर सकती है। इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें तो जो रैम्पेज मिसाइल थी इसको प्रयोग किया जा चुका है इजराइल के द्वारा। आप लोग याद करिए कि जिस समय इजरायली वायुसेना के द्वारा ईरान पर जो है लक्ष्य साधा गया था तो उस समय जो है इजरायली वायुसेना ने इसको जो है यहाँ पर प्रयोग में लाया था। और अब जाकर जो है उसके बाद हम लोग बात करें तो भारतीय वायुसेना और जो भारतीय हमारी नौसेना है इसके द्वारा जो है अपनी रक्षा प्रणाली में इसको शामिल किया जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हाल ही में किसे सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। देखो यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल है, सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के नए जो है पीठासीन अधिकारी दैट इज कॉल्ड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। योर ऑप्शंस आर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी और जो है जस्टिस सूर्यकांत। तो द राइट आंसर इज न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जी जो है, दिनेश कुमार जी को यहां पर इसमें जो है शामिल किया गया है। यदि हम लोग बात करें तो न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। और न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त है, ठीक है, रिटायर्ड हैं, दिनेश कुमार जी ने 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि जो सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल से इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार जो है संभाल भी दिया है। भारत सरकार के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को जो है यह कार्य सौंपा गया है 4 सालों के लिए, यानी कि अगर 24 में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है तो 24 से अराउंड 28 तक जो है ये इस पद पर बने रहेंगे। सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जी जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शामिल थे और वे जो है फरवरी 2024 में अपने पद से जो है सेवानिवृत्त हुए थे। कहां पर? दैट इज कर्नाटक हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश के रूप में। सेट पिछले 4 महीने से जो है बिना किसी पीठासीन अधिकारी के जो है कार्य कर रहा था, क्योंकि इनसे पहले जो पीठासीन अधिकारी थे वो थे न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल जी और इन्होंने दिसंबर 2023 में जो है सेवानिवृत्ति यहाँ पर सेट से दी थी। सेट से जो है ये क्या हो गए थे, यहाँ पर रिटायर हो चुके थे। साथ में जो है बात करें तो धीरज भटनागर ने ट्राइब्यूनल्स के तकनीकी सदस्य के रूप में जो है यहाँ पर कार्यभार संभाला है और इन्हें भी जो है 4 साल की अवधि के लिए या 67 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले हो जाए वहां तक जो है कार्य करने के लिए जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। धीरज भटनागर जो है दिल्ली के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद से जो है सेवानिवृत्त हुए थे और 3 सदस्य सेट की अन्य सदस्य जो बनी है उसमें जो है मीरा स्वरूप जी का भी नाम सामने आया है। यदि हम लोग क्विक रिवीजन करते हुए बात करें कि सेट क्या है, यानी कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल्स होता क्या है, कार्य क्या करता है, तो सेट जो है ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 1992 में स्थापित की गई एक जो है लीगल बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है और एक्ट के भीतर बना है तो सांविधिक निकाय के रूप में इसको जाना जा सकता है। उच्च न्यायालय के स्थान पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और ये जो है निम्नलिखित वित्तीय नियामकों के खिलाफ जो है अपील सुनता है, जिसमें पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी के आदेश और फैसलों पर ये जो है सुनवाई करता है यानी जो है इस पे कार्य करता है। पेंशन क्षेत्र के नियामक, पेंशन फंड एंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के आदेश और फैसलों के लिए ये कार्य करता है और बीमा क्षेत्र के नियामक, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के जो है आदेश और फैसले जो हैं इन पर क्या करता है, अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में यहाँ पर जो है कार्य करता है, इनके वित्तीय नियामकों के रूप में जो है यहाँ पर कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, अगर हम लोग जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए यानी कि एक्सीलेंट जो है यहाँ पर रोल के लिए किसे सम्मानित किया गया है इस बार। आपके पास में जो ऑप्शंस हैं उसमें आता है डॉक्टर वीना मोदी जी, रोशनी नादर मल्होत्रा जी, नीता अंबानी जी और जो है नीता गोपीनाथ जी। तो इसका जो राइट आंसर रेफरेंस वो है डॉक्टर वीना मोदी। अच्छा, पहले हम लोग ये समझ लें कि CSR होता क्या है, यानी कि सोशल हमारे पास में जो कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि जो देश के प्रतिष्ठित बिजनेसेस हैं या जो देश के जो हैं कह लीजिए कि बड़े बड़े जो है फर्म हैं, प्रतिष्ठित जो है फर्म हैं,
इन फर्मों के द्वारा जो है अपनी कुल आय का, जो इनका टोटल लाभ होता है, जो इनकी कुल आय होता है, इस कुल आय का जो है एक निश्चित हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में सामाजिक जो संसाधन है, जो हमारे पर्यावरणीय संसाधन है, उनको बनाने के लिए जो है प्रदान किया जाता है। और ये इनकी इनकम का लगभग जो है 2%, इनकम मतलब जो इनका टोटल प्रॉफिट है इसका जो है 2% जो है दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो 2013 का जो कंपनी एक्ट है, इस कंपनी एक्ट के भीतर जो है इसको अधिनियमित किया गया है कि प्रत्येक जो है कंपनी या फर्म के द्वारा अपनी जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाए और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए सोशल वेलफेयर्स के लिए या इन्वायरमेंटल वेलफेयर्स के लिए जो है आप अपनी कुल इनकम का एक निश्चित हिस्सा जो होगा वो क्या करेंगे, पर्यावरण के लिए जो है यहां पर प्रदान करेंगे। बात करें तो मोदी एंटरप्राइजेज में के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक बीना मोदी जी को भारत के सम्मानित जो है उपराष्ट्रपति जी यानी कि श्री धनखड़ जी के द्वारा इनको कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान जो है सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म के नए भवन के उद्घाटन के दौरान जो है इन्हें प्रेषित किया गया है, इन्हें प्रदान किया गया है। जैसा मैंने बात की कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है भारत में CSR जो है, इसकी अवधारणा जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 यानी कि जो सेक्शन 135 है इसमें की गई है। और इस अधिनियम के तहत जो है अधिनियम कंपनियों को पिछले 3 वर्षों में उनके औसत शुद्ध लाभ का लगभग 2% जो है वो CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिए जो है प्रदान करने के लिए कहा जाता है। और भारत विश्व का ऐसा पहला देश बना था जिसने संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ जो है CSR व्यय को अनिवार्य बना दिया था, यानी कि CSR एक्सपेंडिचर होना जो है अनिवार्य। लेकिन इसमें सभी कंपनियां शामिल नहीं होती, बल्कि इस अधिनियम के अंतर्गत CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका एनुअल टर्नओवर, वार्षिक कारोबार जो है वो 1000 करोड़ रुपए और उससे भी अधिक है, या जिनकी जो है कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए और उससे भी अधिक है, या उनका शुद्ध लाभ जो है वो 5 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक है, तो ऐसी कंपनियां क्या करेंगी, CSR को यहां पर सरकार को जो है प्रदान करेंगे। CSR के तहत जो है उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, तो ऐसे कार्यों के लिए जो है उनको CSR भरना पड़ेगा। और इसी CSR के फील्ड में जो है इस बार बीना मोदी जी जो है इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। DPIIT में नए निदेशक के रूप में हाल ही में जो है किसे नियुक्त किया गया है, प्रतिमा सिंह जी को, राजीव शेखर जी को, अदिति सिन्हा या फिर अजय कुमार शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिमा सिंह जो है इनको DPIIT के नए निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने DPIIT का नाम नहीं सुना है, या आप लोग जानते हैं कि DPIIT जो है इसको पहले DPII के नाम से जो है यहाँ पर DIPP के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता था। और ये जो DIPP था यानी कि जो हमारे पास में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग था DIPP, इसी का नाम बदल दिया गया था 2019 में और इसको जो है DPIIT के नाम से रखा गया था। DPIIT की बात करें तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी एज DIPP और बाद में जो है इसका नाम बदलकर 2019 में जो है रख दिया गया था DPIIT। अब यहां पर जो है IRS प्रतिमा सिंह जी को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और ये आदेश जो है वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि जो DOPT है इसके द्वारा जो है जारी किया गया था। तो इस बात को लेकर जो है आप लोग याद सकते हैं कि प्रतिमा सिंह जी जो है 2009 बैच की भारतीय राजस्व सेवा यानी कि जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है इसके जो है अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई थी। और अब इनको जो है यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है DIPP जो है इस DIPP के नए निदेशक के रूप में। वही अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो भारत ने किसके द्वारा विकसित स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण अभी सफलतापूर्वक किया है? आपके ऑप्शन से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इसरो या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आता है दोस्तों वो है DRDO के द्वारा, यानी कि हमारे पास में जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन DRDO है इसके द्वारा निर्मित जो डिजाइन की गई या जो विकसित की गई स्मार्ट पनडुब्बी है इसको जो है अभी क्या किया है, परीक्षण कर दिया है। और ये परीक्षण कहां से संपन्न हुआ, तो भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसको स्मार्ट के नाम से जानते हैं, इसका नाम जो है स्मार्ट है, ठीक है। तो इस स्मार्ट पनडुब्बी जो है रोधी मिसाइल का प्रणाली का जो है सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण संपन्न कर दिया है। और स्मार्ट जो है यानी कि ये जो हमारे पास में मिसाइल है वो जो है नेक्स्ट जनरेशन की, अगली पीढ़ी की जो है मिसाइल के रूप में जो है जानी जाती है, जो हल्के वजन वाली टॉर्पीडो जो है डिलीवरी प्रणाली पर आधारित होती है। और इसका जो निर्माण किया गया है वो हमारे पास में DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च जो हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो है इसको जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया है।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हुए अगर हम लोग बात करें तो हाल में भारत सरकार के द्वारा किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का पेटेंट जो है प्रदान किया गया है? तो आपके पास में जो ऑप्शन है उसमें आता है आईआईटी वाराणसी, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी जो है मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आईआईटी पटना। अभी हाल में जो है आईआईटी पटना जो है इस आईआईटी पटना को जो है यहाँ पर स्वदेशी रूप से विकसित जो कॉम्पैक्ट इन्वर्टर है इसके जो है पेटेंट के रूप में जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है पटना यानी कि आईआईटी पटना, इसको भारत सरकार के पेटेंट जो है विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, अपने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट और आसानी से पोर्ट किए जाने वाले, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाए जा सकने वाले इन्वर्टर पर जो है पेटेंट सम्मान दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि पेटेंट एक ऐसा अधिकार होता है जिसमें 20 वर्षों के लिए जिसका वो ब्रेन चाइल्ड है, जिसकी वो जो है इन्वेंशन है, उस व्यक्ति को जो है पेटेंट प्रदान किया जाता है और वो बौद्धिक संपदा अधिकारों के भीतर शामिल होता है। जैसे हम लोग पेटेंट की बात करते हैं, ट्रेडमार्क की बात करते हैं, कॉपीराइट्स की बात करते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करते हैं, तो वो सब हमारे जो है इंटेलेक्चुअल राइट्स के रूप में आते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर जो वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है इनको संरक्षित किया जाता है, इनके द्वारा जो है इसको यहाँ पर शामिल किया जाता है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जिसमें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि जो है किसे सम्मानित की गई है या किसे जो है प्रदान की गई है? ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन या फिर रमेश बाबू प्रज्ञा नंदन। ठीक है, प्रज्ञानंदन की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली रमेश बाबू जो हैं इनको ये जो है सम्मान मिला और ये ऐसी तीसरी महिला बन चुकी है भारतीय जिनको जो है इंटरनेशनल शतरंज महासंघ जो है इसके द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि जो है प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। इनसे पहले बात करें तो कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद जो है वैशाली तीसरी भारतीय महिला जो है ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। इसमें देखो ऑप्शन में कोनेरू हम्पी तो था, लेकिन उनको ऑलरेडी पहले जो है दिया जा चुका है। हम वर्तमान समय की बात करें, अगर हम लोग वैशाली की बात करें तो वैशाली ने पिछले वर्ष जो है स्पेन में जो लेब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें ग्रैंड मास्टर के लिए आवश्यक जो है लगभग 2500 ELO अंक जो है हासिल किए थे और इसी के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ये कदम उठाते हुए उनको जो है ग्रैंड मास्टर का सम्मान प्रदान किया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की जो प्रमुख 10 हम लोगों ने न्यूज़ पर चर्चा की है वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर मैक्सिमम कीजिए और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।